વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુટ્યુબ ઉપર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે હિન્દી કક્ષા 9 इकाई 11 एक यात्रा यहाँ भी। तो उसके कवि है रामदरस मिश्र। जन्म सन 1924। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपकी बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविता के संग्रह हैं बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गए हैं धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आपके पत्ते। आपकी कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानी। आम के पत्र काव्य संग्रह के व्यास सम्मान के से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी में शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। ये है कवि का परिचय रामदरस मिश्र का। तो अब ये इकाई है, तो इसमें क्या कहा गया है, किसके बारे में बातें की गई है, तो यह हम शॉर्ट नोट में देख लेते हैं। एक यात्रा यह भी है कहानी में रिक्शे वाला से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं के नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन के उतारे गए कर्तव्य बोध की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ये इकाई है, तो उसमें एक यात्रा में एक कहानी है रिक्शे वाले की। तो ये रिक्शे वाले की कहानियाँ एक नारी के प्रति उसकी कैसी भावना है उसको देखने के लिए यह प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयपूर्ण संबंधों से खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। अब हम इकाई की शुरुआत करते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है। कि लेखक कहते हैं कि मैं यात्रा भीरू, कि यात्रा से डरने वाला व्यक्ति हूँ। जब वो यात्रा पर निकलते हैं तो उसके समय उसके अंदर डर ही बना रहता है कि मैं यात्रा पर जाऊँ तो कैसे कैसे लोग मिलेंगे। उसके कारण उसके अंदर डर पैदा होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। जो देखा ना कि वो कहते हैं लेखक कि मैं यात्रा पर जाता हूँ तो सामने मेरे सामने जो लोग आएंगे वो कैसे कैसे बनेंगे, ये कैसे कैसे लोग आएंगे जो विचित्र लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो उसको लेखक को अंदर से डर लगता है कि मैं जब बाहर जाऊँ तो मेरे सामने कैसे कैसे लोग आएंगे। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है 68 किराया मांगने वाले लोगों से। कि सबसे पहले तो जब मैं यात्रा पर जाती हूँ तो रिक्शा वाला है तो वो मर्जी चाहे उतना दाम लगा देता है रिक्शे वाला का। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता भी बनी रहती है। कि लेखक है नए शहर में जाते हैं तो नए शहर में कौन कौन से कैसे कैसे लोग आएंगे उसकी भी उसको चिंता रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया था। तो लेखक है तो एक बार वह डॉक्टर को मिलने के लिए ग्वालियर गए थे। कि ग्वालियर है वह मध्य प्रदेश में आया हुआ शहर है। तो ग्वालियर जाना पड़ गया था। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वित बनी हुई थी कि लेखक के साथ उसकी पत्नी भी थी। तो उसको ऐसा लगा कि नहीं मेरे साथ मेरी पत्नी है तो मुझे कुछ नहीं होगा, वो आश्वित थे। स्टेशन पर उतरे ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए थे। लेखक जब ट्रेन से उतरे तो वहाँ रिक्शा वाला मिल गया तो उसके पीछे ही पड़ गया था। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएगी ही तो कोई ऑटो करेंगे ही तो, फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं करती। वो बोलते हैं कि बाबूजी आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ऑटो की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मेरे ऑटो में क्यों नहीं बैठती। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षक महसूस हुआ कि मेरी स्वीकृति दे दी गई। को वो ऑटो वाला बोला, ऐसा आवाज़ आई, उसकी ऐसे आकर्षक दिखाई दिया कि उसे लेखक को महसूस हुआ कि नहीं इसके तरफ मेरे प्रति ही क्यों स्वीकृति दे रहे थे। इसलिए ऐसे लेखक को अंदर से आत्मीयता हो गई थी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर से यहाँ पहुँचा दिया था। रिक्शे वाला है रिक्शा में बैठा दिया, फिर वह अपनी प्रेम भरी बातें लेखक के साथ कर रहा था। उसके द्वारा बताई बातचीत पैसे देकर डॉक्टर घर की कॉल बेल बजाई थी। अब उसके बाद बातचीत એટલે કે इच्छा से पैसे दिए कि जो जितना चाहे उतना आप पैसा दीजिए। उसी इच्छा से उसने पैसे दिए।
और डॉक्टर के घर कॉल बेल बजाई थी। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। तब पता चला कि डॉक्टर ने वो अपनी क्लिनिक की जगह बदल डाली है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारे इंतज़ार कर रहा था कि लेखक ने उसको ऑटो वाले को तो भी कहा नहीं था कि आप मेरा इंतज़ार करो, तो फिर भी ऑटो वाला उसका इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? वो ऑटो वाला है, उसने नई जगह पर पहुंचा दिया। फिर ऑटो वाले से पूछा कि आपके कितने पैसे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। कि लेखक को कहा वो ऑटो वाले ने, आपको जितनी मर्जी चाहे उतना पैसा दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है कि जब डॉक्टर के घर से यहाँ आए तो वह उसके अतिरिक्त ज़्यादा किराया हो गया है ना। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएगी? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। तो वह बाबूजी ने कहा कि तुम भाई जाओ, मुझे यहाँ देर लग जाएगी। वह कुछ बोला ही नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि ये ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ? जब लेखक है वह डॉक्टर के पास घंटों तक वहाँ डॉक्टर के पास रहे तो भी वह ऑटो वाला यहीं पर खड़ा हुआ था। तो फिर वह लेखक को अंदर से महसूस हुआ कि ऑटो वाला कुछ और है जो अपने भीतर के अपने अंदर उसको ऐसा लगता है कि होटल पर छोड़कर उसे पूछा कि मैं तुम्हें होटल में छोड़ दूँ और बाद में आपको लेने कहीं घूमने जाना है तो मैं आपको कब लेने आऊँ? तो लेखक बोला यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा मैं चलूँगा, वैसे यहाँ कब तक है? तो ऑटो वाले ने पूछा कि आपको जहाँ जाना है वे मैं आपको घुमा फिर आऊँगा, फिर आपके साथ चलूँगा। बोलो कब मैं आऊँ आपको लेने के लिए? कल शताब्दी से लौटेंगे कि फिर हम कल शताब्दी पर लौट जाएंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? तो आपको घूमना है तो आपको यहाँ से कब मैं ले जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। तो लेखक ने कहा कि आज हम थक गए हैं, आज तो हम आराम करेंगे, कल हम चलेंगे। ठीक है बापूजी, यहाँ रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। ऑटो वाले ने उसका मोबाइल नंबर दिया और बापूजी को कहा कि आप जब घूमने जाना है तो मुझको फ़ोन करेंगे। अरे तुमने अपना नाम तो बताया है नहीं? तो उसने कहा मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। जब लेखक है वह घूमने गया फिर उसके साथ एक के बाद एक स्थल दिखाने लगा था। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम के संबोधित करता था। बाबूजी को वो लेखक है उसको वह बाबूजी कहकर बुलाता था और उसकी पत्नी को अम्मा कहकर बुलाता था। घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया था कि फिर बाहर घूमकर फिर वापस होटल पर आए। तो लेखक ने ऑटो वालों को भी अपने घर चाय पीने के लिए बुलाया था। वह बहुत संकोच के साथ आया कि वह ऑटो वाला है उसको अंदर से संकोच हुआ कि मैं अंदर जाऊँ या न जाऊँ। फिर वह साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई थी। पत्नी ने पूछा बेटा तुम ग्वालियर के यहाँ हो? जब चाय पी चाय का पान किया फिर अपनी वो पारिवारिक मतलब परिवार की सारी बातें शुरू कर दी। फिर वह लेखक की पत्नी ने पूछा कि बेटे तुम यहाँ ग्वालियर के ही हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया था। तो लेखक ने पूछा था उसकी पत्नी ने कि आप कहाँ यहाँ के हैं? तो रिक्शा वाला ने बोला कि नहीं मैं आगरा का हूँ, यहाँ मुझे आना पड़ा था। हमें लगा कि यहाँ कहते कहते कुछ भर आया है इसीलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन से ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी BA पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा हूँ। तो ये रिक्शा वाला है, मोहन नाम है, रिक्शा वाले का नाम क्या है? मोहन। तो मोहन ने अपनी पारिवारिक सारी बातें कही। फिर वो बोला कि मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, मेरे माता पिताजी गुजर गए हैं, मैं अपने बड़े भाई के साथ परिवेश कर बड़ा हुआ हूँ और मेरे भाई है वह वकील है और मैंने BA तक पास किया है और कोई नौकरी की खोज कर रहा हूँ। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है।
और एक साव बातें करते करते सब शांत हो गए। फिर उसको लगा कि लेखक को कि इसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है। उसे छोड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। तो उसने सारी बातें छेड़ नहीं दी, फिर उसने सारी बातें करनी शुरू कर दी। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई थी। बदहवास सी, धिधला सी हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अगेट हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उसे घुसट अगेट से मैं शादी नहीं करूंगी। मोहन एक लड़की को जानता था, उससे परिचित था। तो वो लड़की कह रही थी कि मोहन मुझे तुम बचा लो, कि मेरे पिताजी है एक बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ मेरी शादी करा देंगे। वो मेरी शादी उसके साथ करा देंगे तो मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी। बदहवस सी धिधला सी बोली, मोहन मुझे बचा लो। फिर मोहन ने सारी बातें सुनी। फिर उसे अगेर के साथ शादी नहीं जाऊंगी, એટલે लड़की ने कहा कि मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। मैं बहुत असमझ में पड़ गया, क्या करूं? कर भी क्या सकता हूँ? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार की हकीकत बनाई। वे कुछ देर सोचने के रहे और क्या किया जाए। लेखक ने मोहन ने सारी बातें सुनी। फिर उसने अंदर सूझा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसे अंदर से ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि वे स्टेशन चले गए। वहाँ जाकर वह थानेदार को सारी बातें बता दी और थानेदार थोड़ी देर के लिए सोचता रहा। फिर वह क्या किया कर सकता हूँ। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर माँ बाप को हवालत में बंद कर देते हैं, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है। आखिर इसके लिए क्या किया जाए? वो थानेदार ने तो कहा कि उसकी FIR कर दो और उसके माँ बाप को जेल में हम बंद कर देते हैं। फिर भी चिंता तो इस लड़की की है कि आखिर इसके साथ क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद एकाएक बोले कि अपने आप वो सब सोचने लगे। एक चुप्पी सी छा गई थी। तब तुम्हारी शादी हो गई है? थानेदार ने पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई? मैंने न में सिर हिलाया, नहीं कि नहीं हुई है। तो बोले, तुम इसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? मोहन को कहा कि तुम्हें इसके साथ, लड़की को भी कहा कि तुम इसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव को चकरा गया था, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसकी बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो मैं पूछ लीजिए। मोहन को लगा कि इसमें बात बुरी नहीं है, लेकिन इस लड़के को तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उससे स्वीकृत सूचन सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन बाबूजी? लेकिन यह भी भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही है, बात तय हो चुकी है। लेकिन मोहन की भाभी है, वो उसकी बहन है, उसके साथ इसकी शादी कराना चाहती है। फिर बाबूजी मैंने सोचा, भाभी जी की बहन तो कोई अच्छा आदमी शादी कर सकता है, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर है, परिचित ही भी है, और सबसे अहम बात यह है कि संकट में इसके विवाह करना प्रतिबंध हो सकता है और मानवीय। लेकिन ये भाभी की बहन है, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। अभी ये लड़की है वो संकट में है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर लेकिन हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वे बेच दी जाएगी, संकट में है। अगर लड़की है वो घर जाएगी तो उसके पिताजी उसे बेच डालेंगे। मैं साथ ले जाऊं और भैया भाभी को नाराज होंगे ही। इसे माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा दिया। लड़की के माँ बाप खिलाफ शिकायत लिखाकर रख देते हैं। ये लड़की है, मोहन बोल रहा है कि थानेदार ने कहा कि इसके नारी निकेतन में इस लड़की को अभी वहाँ छोड़ जाओ, और घर भी ले जाएंगे तो उसके भाई भाभी भी नाराज़ होंगे, और लड़की के घर पहुँचा देंगे तो उसके बाप उसको बेच डालेंगे। तो थानेदार ने कहा, तुम अभी यह करो कि नारी निकेतन है वहाँ उसको छोड़ दो। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उसकी मेरी शादी करवा दी थी। 15 दिन हो गए तो थानेदार ने वो लड़की और मोहन की शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है कि कथा सुन रहा हूँ।
लेखक बोल रहा है कि मोहन, ऐसा थानेदार कहाँ होते हैं कि ये आप बात कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि कोई कहानी है कि कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बापूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलन में कविता भी पढ़ता है और इसकी कविता मानवीय संवेदना भी भरी होती है। ये थानेदार है वो कवि भी है, और कवि सम्मेलन हो तो वहाँ वह कविताएं भी पढ़ता है और कविताएं संवेदनशील होती हैं। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब वो लेखक कहते हैं कि हर शहर में हमारे लिए कोई भगवान फरिश्ता बनकर आ ही जाता है। तब यह भी मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उसकी साली को, अब उसके भाई भाभी है, उसका वो लेखक को मोहन है, उसको घर से निकाल दिया और उसके खिलाफ हो गई। एक तो मैंने उसकी साली के साथ शादी नहीं की थी, इसलिए मैं शादी नहीं की। दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी, और मोहन ने जो शादी की वो दूसरी जाति की लड़की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, इसलिए आप लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना कठिन था। आगरा में रहा तो वहाँ हमारा रहना कठिन होता था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन अपने आप अच्छा न हो, जो दिन रात अप्रतिकर व्यवहार कर तन में करता है। हाँ सही कह रहे हो, लेखक कहता है कि आप सही कह रहे। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं है, बस ऑटो का दाम थम लिया है और उसी के सहारे चलाई। यहाँ जो ग्वालियर के आया तो यहाँ कोई नौकरी तो मिली नहीं, तो ऑटो के सहारे में यहाँ अपना गुजारा कर रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, बड़े बड़े लोगों को नारी हित के बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतरती। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ सम्मानपूर्वक लगा दिया था। कि मोहन को लेखक कह रहे थे कि तुम बड़े एक नेक आदमी हो, जो लड़की एक मुसीबत में थी तो उस मुसीबत में लड़की को आपने बचा लिया था। बाबूजी, इस कार्य में मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों में उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया था कि लेखक ने ही वो कहानी सुना तो वह हमारे मन में लेखक एक बड़ा बन गया था। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे 500 रुपये की नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान न थोड़े ही दे रहा हूँ। तो मोहन बोला कि रहने दीजिए बाबूजी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो लेखक बोला कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मैं थोड़ी तुम्हें दान दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कोई मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से भी कमा लेता हूँ। तो मोहन को लगा कि ये जैसे मेरे माँ बाप है, उसको माँ बाप गुजर गए तो ऐसा लगा कि मेरे माँ बाप मुझे फिर मिल गए हैं। पैसे तो मैं किसी और से भी कमा लूँगा बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेखक बोला कि मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ, लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 के वापस दे दिए थे। और लेखक है उसने 500 के नोट मोहन को दिए थे, तो मोहन ने वो 300 वापस दे दिए थे। 300 का वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिए। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास ही है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 का रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसे 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हूँ। यह कैसी शर्त आपके रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी का है कामना। और अब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहार कर रहा था। तो यह कहानी एक ऑटो वाले की है और लेखक की है। तो ये ऑटो वाला है वो अजनबी देश में जो लोग आए थे तो वो उसके साथ अपनापन कैसे जुड़ा हुआ गया था। तो यह कहानी आपको समझ में
आ गई होगी। बाय विद्यार्थी मित्रों।